तो ठीक है भाई, कल हमने कितना पढ़ लिया था? ड्यू पॉइंट हो गया था, उषांक। ठीक है, तो ड्यू पॉइंट क्या होता था? जिस टेम्परेचर पर एयर फुली सैचुरेट हो जाती है, या हम कहेंगे जिस जब रिलेटिव ह्यूमिडिटी 100% पहुंचती है, जिस पॉइंट पर, मतलब जिस टेम्परेचर पर, उसको हम बोलते हैं ड्यू पॉइंट। अच्छा, अब हम देखेंगे इसका इंस्ट्रूमेंट। रिलेटिव ह्यूमिडिटी को मेजर करने का इंस्ट्रूमेंट हाइग्रोमीटर होता है। हाइग्रोमीटर, ठीक है, देखेंगे। इट इज एन इंस्ट्रूमेंट विच इज यूज टू मेजर रिलेटिव ह्यूमिडिटी। तो ये RH मेजर करेगा, ठीक है। इट इज यूज टू मेजर रिलेटिव ह्यूमिडिटी। अब सुने, अब हाइग्रोमीटर क्या होता है? देखें, बेसिकली क्या होता है कि ये जो है इस तरह से, कुछ इस तरह से, ठीक है। ये है मरकरी फॉर एग्जाम्पल, ठीक है। बेसिकली इट्स अ थर्मामीटर, ठीक है। और हम क्या करते हैं, यहां पर जो है इसके सिरे पर, इसके एक सिरे पर हम जो है कपड़ा बांध देते हैं इस तरह से। इज इट क्लियर? एक होता है मसलिन का कपड़ा, मसलिन, मलमल, समझ आ गया? तो मसलिन के कपड़े को ऐसे बांध करके हम जो है ऐसे, और यहां पर एक पानी की कटोरी होती है, छोटी सी पानी कटोरी होती है, और यहां पर जो है होता है पानी। और हमने क्या किया, हमने जो है इस मलमल के कपड़े को यहां पर ऐसे करके छोड़ दिया, छोटी सी पानी कटोरी है। ये दोनों के दोनों थर्मामीटर हैं, दे आर थर्मामीटर, ऑब्वियसली बात है। अब यहां पर हमने इसको ऐसे करके पूरा बांध दिया इस तरह से, ठीक है ना, लपेट करके। जहां पर मरकरी का बल्ब होता है उसको हमने बांध दिया, और उसका एक कपड़ा जो हमने छोड़ दिया कहां पर, ये छोटी सी डब्बी होती है पानी की, उसमें हमने छोड़ दिया, ठीक है, इस तरह से। और हमने क्या किया, यहाँ पर हमने हमने जो है इसको क्लैंप कर दिया, मतलब, ठीक है। तो हमने क्या कर दिया, इसको यहाँ पर हमने यहाँ पर क्लैंप कर दिया, ठीक है ना, ताकि ये ऐसे अटक रखा है, ठीक है, दीवार को इस तरह से। अच्छा, ये कहाँ पर होगा? ये स्टीवेंसन स्क्रीन दिखाई थी ना कल मैंने तुम्हें, स्टीवेंसन स्क्रीन, तो वहां पर ये लगा होता है, ठीक है। अब एक चीज देखें, सबसे पहली बात कि जब कोई लिक्विड जब कोई लिक्विड जो है इवेपोरेट होता है, जब कोई लिक्विड इवेपोरेट होता है, तो वो क्या करेगा, इवेपोरेशन के लिए वो क्या करेगा कि वो जो है इन्वायरमेंट से हीट लेगा और इवेपोरेट हो जाएगा। मेरी बात समझ में आ रही है? मतलब जैसे कि सपोज करो ये पानी है, जैसे ये पानी है, ठीक है। तो पानी जो है, ध्यान देना, अगर वो इवेपोरेट हो रहा है, तो इवेपोरेशन के लिए एनर्जी चाहिए, हीट एनर्जी चाहिए। तो हीट एनर्जी वो कहां से लेगा? वो अगल बगल जो सराउंडिंग है वहां से वो हीट एनर्जी लेगा, समझ आ गया? वो हीट एनर्जी को लेगा, और तब जाकर के वो क्या होगा, इवेपोरेट होगा। समझ आ गया भाई? फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि हम कहते हैं कि बर्फ जब पानी बनेगी तो वो क्या होता है, वो हीट लेती है, तभी तो पिघलती है। तो इन्वायरमेंट से हीट लेती है, मतलब अगल बगल से हीट लेती है, वो हीट लेती है, पिघलती है। अब लिक्विड जो है जब गैस बनेगा तो वो क्या करेगा, वो फिर एनर्जी लेगा, समझ में आ गया? एनर्जी लेगा और क्या होगा, तब इवेपोरेट होगा।
ठीक है। जैसे हमें पसीना आता है, ठीक है। अब क्या होता है कि जब हम स्वेट करते हैं तो ये स्वेट ने क्या किया, इवेपोरेट होने के लिए हमारी स्किन से, बॉडी से हीट एनर्जी ली, हीट एनर्जी ली और इवेपोरेट हो गया। तो हम देखो जब पसीना आता है तो हमारी बॉडी ठंडी दिखाई देती है इस तरह से। अगर पसीना ना आए तो हमारी जो है बॉडी का टेम्परेचर बढ़ता चला जाए, समझ में आ गया। लेकिन हमारी बॉडी क्या करती है, अपने को जो है कांस्टेंट टेम्परेचर पर मेंटेन करती है, और इसी को हम बोलते हैं वार्म ब्लडेड एनिमल्स। वी आर वार्म ब्लडेड एनिमल्स, समझ में आ गया। जैसे सांप हो गया ये और जानवर हो गए, उनमें क्या होता है कि अगर जो है बाहर का टेम्परेचर कम है तो उनकी बॉडी का टेम्परेचर कम होता है, होने लग जाता है, और अगर बाहर का टेम्परेचर बढ़ेगा उस हिसाब से उनकी बॉडी का टेम्परेचर भी बढ़ेगा। लेकिन हम देखते हैं मैमल्स की ये क्वालिटी है कि अगर जो है बाहर का टेम्परेचर बढ़ेगा तो पहले तो बॉडी का टेम्परेचर बढ़ेगा, लेकिन फिर वो बॉडी क्या करेगी, अपने नॉर्मल टेम्परेचर उसको लेकर के आएगी। सिमिलरली अगर जो है बाहर का टेम्परेचर बहुत कम है तो बॉडी जो है क्या करेगी, पहले तो गिरेगा टेम्परेचर, लेकिन फिर क्या होगा, वहीं पर आके कांस्टेंट हो जाएगा, जो हमारा एवरेज बॉडी टेम्परेचर होता है। यूनिफॉर्म, हमारा बॉडी टेम्परेचर यूनिफॉर्म रहता है, हमारा रहता है, तभी तो हम जिंदा है। अगर ना हो तो फिर तो हम मर जाए। इज इट क्लियर। तो क्या होता है, हमेशा ध्यान देना कि जब पसीना आएगा तो हमारी बॉडी ठंडी होगी। मेरे रास्ते में आ गई, ठंडी क्यों हो रही है, क्योंकि उसने अपने अगल बगल से हीट ली। तो इसका मतलब ये हो गया कि इवेपोरेशन कॉजेज कूलिंग। क्या हो गया, इवेपोरेशन कॉजेज कूलिंग। क्या तुमको मेरी बात समझ आ रही है? ठीक है। अब कूलर में क्या होता है, यही तो होता है, ठीक। कूलर देखा तुमने, तो अब जो है क्या होता है कि वहां पर खसखस पे पानी आता रहता है, पानी आता है, और यहाँ पर जो है अंदर फैन घूम रहा है। तो फैन जो है पहले तो हवा आगे पास आगे फ्लो करवाएगा। अब जब क्या होगा कि वहां पर जो है एक वैक्यूम क्रिएट हो जाएगा अंदर, तो बाहर से जो है हवा आएगी, बाहर से हवा आएगी, लेकिन क्योंकि जो खसखस है वो गीला है, समझ में आ गया, पानी से गीला है, तो पानी क्या करेगा, मतलब पानी है, अब वो क्या करेगा, पानी इवेपोरेट करने की कोशिश करेगा, और इवेपोरेट होगा तो क्या होगा, कूलिंग होगी। तो वो क्या होगा, उस अंदर की जो हवा है, थोड़ी अगल बगल की हवा है, उससे हीट लेकर के, हीट लेगा, और हम देखेंगे कूलर के अंदर की हवा हो जाएगी ठंडी, और जो पंखा चल रहा है वो उस ठंडी हवा को हम तक फेंकेगा। तो इवेपोरेशन हमेशा क्या करेगा, कूलिंग प्रोड्यूस करता है, ठीक है। अब यहां देखें, इतना कंसेप्ट समझ आ गया। अब होता क्या है कि एक तो टेम्परेचर है, थर्मामीटर है, और ये भी थर्मामीटर है, लेकिन ये क्योंकि जो है सिंपल थर्मामीटर है और ये पानी में डाला हुआ थर्मामीटर है, तो इसको हम बोल देंगे तुम्हारा जो है ड्राई बल्ब थर्मोमीटर। ड्राई बल्ब थर्मोमीटर कौन सा वाला, ये वाला ड्राई बल्ब, और इसको हम बोलेंगे वेट बल्ब थर्मोमीटर, वेट बल्ब थर्मोमीटर। मेरी बात मुझको समझ आ गई। तो हाइग्रोमीटर इज ऑल्सो नोन एज वेट एंड ड्राई बल्ब थर्मोमीटर। तो इसको हम क्या कह सकते हैं, इसको हम जो है वेट एंड ड्राई बल्ब थर्मोमीटर भी कह सकते हैं। कितना समझ आ रहा है, अब यहां देखेंगे, ठीक है। अब देखो क्या हुआ कि ये पानी का, मतलब ये कपड़ा पानी में छोड़ा हुआ है। अब अगर ध्यान देना, हम क्या निकाल रहे हैं इस पे, रिलेटिव ह्यूमिडिटी, रिलेटिव ह्यूमिडिटी। अगर मैंने कहा कि हवा सूखी है, हवा सूखी है मतलब मॉइस्चर नहीं है, तो क्या होगा, अब देखें होता क्या है कि अगर हवा में ऑलरेडी मॉइस्चर है, मतलब रिलेटिव ह्यूमिडिटी ज्यादा है, तो क्या होगा, इवेपोरेशन कम हो जाएगा। तुम समझे, मतलब अगर तुम्हारे पेट में ऑलरेडी 3-4 पूरी तुमने खा रखी है और तुम्हारे सामने जो है पूरी रख दी जाए, तो तुम खाओगे तो सही, लेकिन धीरे धीरे खाओगे, क्योंकि तुम्हारा पेट ऑलरेडी भरा हुआ है। तो रेट ऑफ द कंजम्पशन ऑफ पूरी विल डिक्रीज। बट अगर तुम जो 2 दिन से तुमने कुछ नहीं खाया, तुम भुक्कड़ों की तरह बिल्कुल टूट पड़ोगे, जल्दी लेकर तुम खाओगे। इसका मतलब क्या होगा कि अगर हमारी जो एयर है वो ड्राई है, सूखी है, तो वो जल्दी जल्दी इवेपोरेट, मतलब जो इवेपोरेशन होगा उसके वेपर को अब्सॉर्ब करेगी। समझ आ रहा है, इसका मतलब द ड्रायर द एयर विल बी, द हायर विल बी द रेट ऑफ इवेपोरेशन।
हवा जितनी सूखी है उतना जल्दी जल्दी जो क्या हो जाएगा, इवेपोरेशन हो जाएगा। मेरी बात तुमको समझ आ गई, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अगर जो है हवा में नमी है तो इवेपोरेशन का रेट घट जाएगा, कम हो जाएगा। सॉरी, एक मिनट, क्या क्या बोला मैंने? अगर हवा में नमी है तो क्या होगा, इवेपोरेशन मैं कह रहा हूं रेट क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, घट जाएगा, नहीं घट जाएगा। और अगर हवा में नमी कम है तो बढ़ जाएगा। ठीक है, अब मैंने आर एच क्या बोला था, रिलेटिव ह्यूमिडिटी, कि मैक्सिमम कितना मॉइस्चर होल्ड कर सकती है, और अभी उसने प्रेजेंटली कितना मॉइस्चर होल्ड किया है ना, ये बोला था इसका रेशियो। अब देखें हमने क्या किया, दो थर्मामीटर लिए, ठीक है ना, तो दोनों का टेम्परेचर पहले सेम आएगा, है ना, ऑब्वियस बात। अब क्या होगा, अगर हवा सूखी है तो ये जो है ध्यान देना, इसमें जो पानी है वो क्या होगा, इवेपोरेट होगा, उसका इवेपोरेशन होगा। हवा सूखी है, हवा जितनी सूखी होगी उतनी जल्दी जल्दी इवेपोरेशन होगा, जितनी जल्दी इवेपोरेशन होगा तो क्या होगा मुझे बताओ, कि रेट ऑफ कूलिंग भी ज्यादा होगी। बताया था ना, इवेपोरेशन कॉजेज कूलिंग। अगर जल्दी जल्दी जो है क्या हो रहा है, इवेपोरेशन हो रहा है, तो कूलिंग की दर बढ़ जाएगी। और हम देखेंगे ये जो बल्ब है ये ठंडा हो जाएगा। अब जब ये ठंडा होगा तो हम देखेंगे क्या होगा, कि ये जो है इसका टेम्परेचर कम होता रहेगा, क्योंकि ये ठंडा हो रहा है। पहले बराबर था, लेकिन अब क्या है, क्योंकि जो है हवा सूखी है तो क्या है, जल्दी जल्दी करके इवेपोरेट होगा। इवेपोरेट होगा तो जितनी जल्दी इवेपोरेट होगा उतना रेट ऑफ कूलिंग होगी, रेट ऑफ कूलिंग होगी तो उतना जो है मर्करी का लेवल ड्रॉप होगा। मेरी बात तुमको समझ आ गई? ठीक है, इज इट क्लियर? अब अगर मान लेते हैं कि हवा में ऑलरेडी नमी है काफी ज्यादा, तो हम देखेंगे इसका इवेपोरेशन धीरे धीरे होगा, और जब धीरे धीरे होगा तो रेट ऑफ कूलिंग भी धीरे धीरे होगी। तो ये जो मरकरी का जो मरकरी है इसका लेवल ड्रॉप होगा, लेकिन बहुत धीरे धीरे करके होगा। मेरी बात तुमको समझ आ रही है? हाँ भाई, पीछे ठीक। अब हम क्या देखेंगे, हम देखेंगे कि दोनों की रीडिंग में कितना फर्क आ रहा है। समझ आ गया? और हमारे चार्ट बने होते हैं ऑलरेडी। मतलब ये है कि अगर जो है अगर मान लेते हैं कि डिफरेंस, अगर डिफरेंस जो है 4 डिग्री का डिफरेंस है, 4 डिग्री सेल्सियस का, तो आर एच हमारा इतना होगा। मतलब वेट और ड्राई बल्ब के बीच में डिफरेंस हम देखेंगे, और डिफरेंस अगर जितना होगा उतने हमारे हिसाब से क्या हो जाएगा, हम रिलेटिव चार्ट बने होते हैं हमारे, ठीक है ना। तो हम देखते हैं डिफरेंस कितना, इतना डिग्री का है, इतना डिग्री का, इतना इतना आर एच होगा हमारा। समझ में आ गया? और हमेशा जो है ये वेट बल्ब जो होगा इसका टेम्परेचर कम होगा। मेरी बात को समझ में आ गई? अच्छा, अगर जो है क्या है कि दोनों का वेट और ड्राई बल्ब का टेम्परेचर बराबर है, तो इसका मतलब क्या हो रहा है, ह्यूमिडिटी 100% है। इसका मतलब अगर डिफरेंस 0 है तो आर एच 100% है। सिंपल। कि अब एयर बोल रही है मैं, अब तुम कह रही हो बस मैं 30 पूरी खाई थी, खा दी, अब मैं और पूरी होल्ड नहीं कर सकती ना। इसका मतलब अगर एयर ऑलरेडी फुली सैचुरेटेड है तो इवेपोरेशन का रेट रुक जाएगा, इवेपोरेशन नहीं होगा। तो हम बोलेंगे डिफरेंस कितना आ गया, 0 आ गया वेट और ड्राई बल्ब में, तो इसका मतलब क्या है, आर एच 100%। अगर दोनों के में डिफरेंस बढ़ेगा तो इसका मतलब क्या समझे, हवा सूखी तो रिलेटिव ह्यूमिडिटी कम होगी। सिंपल सी बात है, समझ आ गया? तो ऐसे हम निकालते हैं। तो इसी चीज को हम बोलते हैं हाइग्रोमीटर या वेट एंड ड्राई बल्ब थर्मोमीटर। कुछ समझ आया? बहुत इंपॉर्टेंट है ये। इसका मतलब जो अच्छा पहले तुम ये बना लो, चलो फिर मैं तुम्हें लिखाता हूँ। अब इसमें मतलब समझना ही है भाई क्लाइमेटोलॉजी में, ठीक है।
तो इसमें लिखेंगे वेट एंड ड्राई बल्ब थर्मामीटर। ठीक है, समझ में आया? इसमें तुम कुछ लिखोगे, इसमें कुछ लिखना है ईशानी, इसमें कुछ लिखना है? तो लिखना क्या है, तुम लोग तो वैसे ही होशियार लोग हो, ठीक है ना, समझदार हो, विद्वान लोग हो तुम लोग तो, है ना राखी? ठीक है। तो इसमें देखो, मुझे बताओ कि ये किस प्रिंसिपल पे वर्क करता है? इवेपोरेशन कॉजेज कूलिंग। तो लिखेंगे प्रिंसिपल क्या है इसका, इवेपोरेशन कॉजेज कूलिंग, वाष्पीकरण, ठीक है, ठंडक उत्पन्न करती है, वाष्पीकरण ठंडक उत्पन्न करती है। इसमें लिखेंगे इफ द रेट ऑफ इवेपोरेशन इंक्रीजेज, if the rate of evaporation increases, then rate of cooling also increases, then rate of cooling also increases। देखेंगे it should be noted that, it should be noted that the drier the air will be, it should be noted that the drier the air will be, the higher will be the rate of evaporation, the higher will be the rate of evaporation, and consequently, the higher will be the rate of cooling, rate of cooling। लिखेंगे इसमें आगे इन द हाइग्रोमीटर, इसमें लिखेंगे इन द हाई, मैं तुम्हें लिखा रहा हूं, ठीक है, इन द हाइग्रोमीटर वेट बल्ब थर्मामीटर is based on this principle, is based on this principle। देखिए principle, देखिए if the difference between, if the difference between the temperature of, if the difference between the temperature of wet and dry bulb increases, then RH is low, and vice versa, and vice versa। लिखेंगे if the difference between them is zero, if the difference between them is zero, then the air, then the air is fully saturated, or RH becomes 100%, और RH becomes 100%। ठीक है, अब हिंदी में लिखेंगे, अब लिखेंगे अगर वाष्पीकरण, देखो अगर वाष्पीकरण की दर बढ़ती है तो वस्तु के ठंडा होने की दर, तो वस्तु के ठंडा होने की दर, वस्तु के ठंडा होने की दर भी बढ़ जाती है,
भी बढ़ जाती है। ध्यातव्य है, ध्यातव्य है कि हवा जितनी शुष्क होती है होगी, हवा जितनी शुष्क होगी उतना ही वाष्पीकरण की दर होगी, उतना ही वाष्पीकरण की दर होगी। जिसके कारण, जिसके कारण वस्तु के ठंडा होने की दर भी बढ़ेगी, जिसके कारण वस्तु के ठंडा होने की दर भी बढ़ेगी। हाइग्रोमीटर उपकरण में, हाइग्रोमीटर उपकरण में आर्द्र बल्ब थर्मोमीटर, आर्द्र बल्ब थर्मोमीटर इसी सिद्धांत पे काम करता है, इसी सिद्धांत पे काम करता है, ठीक है, सिद्धांत पे काम करता है। अगर शुष्क और, अगर शुष्क और आर्द्र बल्ब थर्मोमीटर, आर्द्र बल्ब थर्मोमीटर के तापमान में अंतर, के तापमान में अंतर बढ़ता है तो सापेक्ष आर्द्रता कम देखी जाती है। वहीं, वहीं अगर इन दोनों के बीच के तापमान में अंतर, इन दोनों के बीच में तापमान का अंतर घटता है तो सापेक्ष आर्द्रता बढ़ती है। लिख अगर, अगर दोनों बल्बों के बीच के तापमान, दोनों बल्बों के बीच के तापमान में कोई अंतर नहीं देखा जाता, में कोई अंतर नहीं देखा जाता तो सापेक्ष आर्द्रता, तो सापेक्ष आर्द्रता 100% होती है, 100% होती है। क्या तुमको मेरी बात समझ में आ गई? तो ये चीज है, इज इट क्लियर? आगे लिखेंगे अब, सुनो। तो ये हो गया हमारा रिलेटिव ह्यूमिडिटी या ह्यूमिडिटी का कंसेप्ट, ठीक है। लिखेंगे नेक्स्ट, विंड, पवन नहीं, पवन, विंड। देखिए अगर हवा स्थिर, मतलब अगर जो है हवा स्थिर है, समझ में आ गया, तो वो पवन नहीं कहलाएगी, समझ में आ गया, उसको हम विंड नहीं कहेंगे। तो मूविंग एयर इज कॉल्ड विंड। तो लिखेंगे विंड क्या है, लिखेंगे मूविंग एयर है, जो भी पॉइंट होगा। पहला हमने देखा था क्या, पहले हमने देखा था प्रेसिपिटेशन, दूसरा देखा था हमने प्रेशर, फिर टेम्परेचर, फिर ह्यूमिडिटी, हाँ पांचवा, ठीक है। लिखेंगे कितना, ये पांचवा है, विंड। मूविंग एयर इज कॉल्ड विंड, इज कॉल्ड विंड। बहती हुई हवा को पवन कहते हैं, बहती हुई हवा को
पवन कहते हैं। ठीक है, अब सुने, अब जैसे मान लेते हैं ये अर्थ है, ये हमारी सरफेस है अर्थ की फॉर एग्जाम्पल। ठीक है, अब यहां देखें, और मान लेते हैं यहां पर जो है, ठीक है, इस तरफ सनशाइन कर रहा है, सनशाइन कर रहा है। ठीक है, अब क्या होगा इस रीजन में, हम देखेंगे इस रीजन में जो है क्या होगा, टेम्परेचर बढ़ेगा। समझ आ गया, क्योंकि सन थोड़ा सा वर्टिकली ओवरहेड है, लगभग लगभग पास है इसके, यहां से दूर है। तो ऐसे में हम देखेंगे इस जगह में जो हवा होगी, इस जगह में जो हवा होगी वो हवा जो है ऊपर की ओर उठेगी। क्या होगा, हवा ऊपर की ओर उठेगी। ठीक है, मतलब इस तरह से, जैसे मान लेते हैं ये है, तो पहले जो है यहां पर हवा है, अब यहां पर गर्मी बढ़ेगी तो हम देखेंगे कि धरती तपेगी, उसका टेम्परेचर बढ़ेगा, टेम्परेचर बढ़ेगा और ये जो गैस है, समझ आ गया, ये क्या होगा, ये ऊपर उठेगी। ऊपर क्यों उठेगी, क्योंकि जो है धरती गर्म है तो एयर उसके कांटेक्ट में आएगी, हवा भी गर्म होगी। अब गर्म हवा फैलेगी, गर्म हवा फैलेगी, इट विल एक्सपैंड, लेकिन जैसी वो एक्सपैंड करेगी उसकी डेंसिटी कम होगी, वो ऊपर उठेगी। मेरी बात समझ गई, इसका मतलब जब हवा गर्म होगी तो वो क्या होगी, ऊपर उठेगी, जब हवा ठंडी होगी वो नीचे बैठेगी। पता चल गया। अब यहां पर क्या हो रहा है कि हवा जो है ऊपर उठ गई क्योंकि हवा गर्म हो गई। अब जब गर्म हो जाएगी तो हम देखेंगे यहां पर इस जगह पर जो है हवा का दबाव, एयर का प्रेशर कम हो जाएगा, क्योंकि व्हाट इज एयर प्रेशर, थ्रस्ट ओवर यूनिट एरिया, तो टुवर्ड्स द ग्रेविटी। मेरी बात समझ गई, तो दबाव आता। अब क्या होगी, हवा ऊपर उठेगी तो यहां पर हम देखेंगे हवा का प्रेशर कम हो गया, तो यहां पर हम देखेंगे लो प्रेशर का एरिया बन जाएगा, निम्न दाब का क्षेत्र बन जाएगा। ठीक है, इसी के कंपैरिजन में हम देखेंगे यहां भी हवा ऊपर उठ रही है, समझ आ गया, यहां भी हवा उठ रही है, लेकिन हम देखेंगे इस तरफ यहां पर उतना गर्म नहीं है। अगर मान लो 2-3 डिग्री का फर्क है तो क्या होगा, हम देखेंगे हवा यहां भी उठ रही है, यहां भी उठ रही है, लेकिन इसके कंपैरिजन में यहां पर हवा का दबाव ज्यादा है। समझा है, जैसे तुम्हारे एक बात सपोज करो 20 में से किसी के नंबर आए 2 और किसी के आए जो है 20 में से जो है 1 और किसी के आए 20 में से 15। समझा है, अब हम देखेंगे कि इन दोनों में कंपेयर करें तो इसके नंबर ज्यादा हैं। समझ आ गया, इज इट क्लियर। लेकिन अगर मैं इसको कंपेयर करूं तो उसके नंबर कम है। तो हम हमेशा मेजर करते हैं किसी चीज के रिस्पेक्ट में, तभी तो हम बोले थे रिलेटिव ह्यूमिडिटी, सापेक्ष आर्द्रता। समझ आ गया, ठीक है। तो अब क्या होगा, हवा दोनों जगह उठ रही है, लेकिन यहां पर हवा ज्यादा उठ रही है, हम देखेंगे प्रेशर कम हो गया। तो समझ आ गया, इसके कंपैरिजन में यहां हवा का प्रेशर ज्यादा है कंपैरेटिवली। ठीक है, तो क्या हुआ, दोनों जगह जो प्रेशर डिफरेंस हो गया, तो हम देखेंगे यहां हो गया हाई प्रेशर, यहां हो गया लो प्रेशर। अब हवा जो है हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर फ्लो करेगी। सिंपल, पानी ऊपर से नीचे गिरता है, फ्रॉम हाई लेवल टू लो लेवल। करंट जो है हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की ओर आता है, तो बोलते हैं पोटेंशियल डिफरेंस। मेरी बात में आ गई, ध्यान देना। अगर जो है पानी बह रहा है नीचे तो इसका मतलब क्या है, डिफरेंस इन एलिवेशन। समझा है। और क्या होगा, अगर हम देखेंगे कि एलिवेशन में डिफरेंस बढ़ेगा तो बड़ी तेजी से पानी आएगा नीचे, आएगा कि नहीं आएगा, क्या सोच लो तुम, आएगा ही आएगा। ठीक है, अब सिमिलरली अगर इन दोनों के बीच में प्रेशर डिफरेंस बढ़ रहा है, इसका मतलब हवा जो है पहले तो फ्लो करेगी, धीरे धीरे करके अगर बढ़ता चला जाएगा तो हम देखेंगे हवा तेजी से फ्लो करेगी। तो समझा मेरी बात। इसका मतलब अगर हवा बहुत तेजी से फ्लो कर रही है, इसका मतलब प्रेशर का डिफरेंस बढ़ चुका है। मेरी बात समझ गई। तो अगर हम देखेंगे स्टॉर्म आ गया, आंधी तूफान आ रहा है, समझा गया, इसका मतलब प्रेशर का डिफरेंस बढ़ गया है। ठीक, और हम देखते हैं गर्मी में आंधी तूफान आते हैं,
बहुत गंदी गर्मी पड़ रही, अभी कुछ दिनों पहले हुआ था, गंदी गर्मी पड़ रही थी बिल्कुल, तो क्या हुआ कि जो है हवा ऊपर उठेगी, इसके कंपैरिजन में कहीं पर हवा हाई होगी, तो हम देखेंगे डिफरेंस बढ़ गया, तो उतनी तेजी से हवा आएगी, आंधी तूफान, लोग उड़ गए। एक वायरल वीडियो देखा मैंने, एक आदमी उड़ गया, देखा तुमने वो ऊपर आ गया, फिर बाद में बच भी गया वो इंसान, वो जो है समझ में आया, यूपी में बरेली में, हाँ हाँ बरेली में, लिटरली वो दिख रहा है, वो ऊपर जाता हुआ दिखाई दे रहा है वो ऐसे करके, और हवा इतनी खतरनाक। तो ध्यान देना क्या है, डिफरेंस इन प्रेशर। सुने, इसका मतलब क्या है कि विंड मूव क्यों, मतलब जो है हवा चलती क्यों है, क्यों चलती है पवन, बिकॉज ऑफ डिफरेंस इन प्रेशर। तो लिखेंगे, लिखें एयर फ्लोज ड्यू टू द डिफरेंस इन प्रेशर, एयर फ्लोज ड्यू टू द डिफरेंस इन प्रेशर। लिखिए, if the pressure difference between the two regions, if the pressure difference between the two regions increases, then velocity of the wind also increases, then velocity of the wind also increases। समझ आ गया? लिखेंगे, लिखेंगे हवा दाब के अंतर के कारण चलती है, चलती है, ठीक है। लिखेंगे, अगर दो क्षेत्रों के बीच में, अगर दो क्षेत्रों के बीच में दाब का अंतर बढ़ता है, अगर दो क्षेत्रों के बीच में दाब का अंतर बढ़ता है, तो हवा का वेग, या सॉरी पवन का वेग भी बढ़ जाता है, बढ़ जाता है। समझ में आया? ठीक है, ये चीज है। ठीक, समझ में आ रहा है? उसका मतलब क्या होगा, प्रेशर डिफरेंस जितना ज्यादा होगा, अगर जितनी ज्यादा हाइट होगी, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल डैम की हाइट बहुत है, तो जब पानी गिरेगा तो बहाव बहुत तेज होगा, तो अगर प्रेशर का डिफरेंस बहुत ज्यादा है तो हवा का बहाव बहुत तेज होगा, अगर तुम कम करने लगोगे तो बहाव कम हो जाएगा। और जहां प्रेशर का डिफरेंस जीरो हुआ वहां पर हवा चलेगी नहीं, चलेगी, रुक जाएगी। इसका मतलब क्या होगा कि जितना ज्यादा डिफरेंस है उतना ज्यादा हवा चलेगी। ठीक है, अब सुनो, इसमें लिखेंगे हम, देखें हमने एक चीज देखी थी, आइसोबार। क्या देखा था? आइसोबार, समदाब रेखाएं। आइसोबार क्या होता था? जो इक्वल प्रेशर पे है। अब सुने, जैसे मान लेते हैं कि ये एक समदाब रेखा है, आइसोबार है, ठीक है, तो ये मान लेते हैं ये 3 ATM का प्रेशर है, मान लेते हैं ये 2 ATM का प्रेशर है, ये 1 ATM का प्रेशर है फॉर एग्जाम्पल। ठीक है, अब ध्यान देना, हवा जो है हाई से लो चलेगी, मतलब इस पूरी क्षेत्र में जो है रीजन में 3 ATM का प्रेशर दिखा रहा है, हवा का प्रेशर यहाँ पर, तो हवा क्या होगी, हाई से लो चलेगी, तो हवा कैसे चलेगी, 3 से 2 की ओर, जब यहाँ पहुंचेगी इसके बीच डिफरेंस है, फिर वो चलेगी। इसका मतलब हम देखेंगे कि एयर जो है आइसोबार के परपेंडिकुलर मूव करेगी, सिंपल सी बात। ठीक, ठीक है, तो उसका मतलब प्रेशर का डिफरेंस है, डिफरेंस इन प्रेशर, तो एयर चल रही है इस तरह से। ठीक है, अब यहां देखिए, इतना समझ आ गया। अब यहां पर हमारा एक और कंसेप्ट आता है इसी में ही, कि प्रेशर ग्रेडियंट, प्रेशर ग्रेडियंट, ग्रेडियंट का मतलब होता है ढाल, मेरी बात समझ गई, स्लोप जिसको हम कहते हैं, ठीक है ना ये। अब क्या होता है, प्रेशर ग्रेडियंट का फॉर्मूला होता है डिफरेंस इन प्रेशर, डिफरेंस इन प्रेशर डिवाइडेड बाय, देखेंगे दो आइसोबार के बीच में कितना जो है दूरी है, समझ आ गया, डिस्टेंस बिटवीन डिवाइडेड बाय द डिस्टेंस बिटवीन
द टू आइसोबार्स, द टू आइसोबार्स। इज इट क्लियर? तो डिफरेंस इन प्रेशर को हम डेल पी कह सकते हैं, डेल्टा पी, चेंज इन प्रेशर, और इसको हम बोल सकते हैं एक्स, ठीक है ना, सिंपल एक्स मतलब डिफरेंस, या डेल्टा एक्स कह सकते हो, ठीक है। तो ये होगा तुम्हारा प्रेशर ग्रेडियंट। इज इट क्लियर? समझ में आया? अब सुनो, ग्रेडियंट का मतलब होता है स्लोप। अगर स्लोप बहुत ज्यादा बढ़ेगी तो क्या हो जाएगा, देखिए फॉर एग्जाम्पल ये रीजन है, ठीक है, यहां पर पानी है, पानी यहां फ्लो कर रहा है, और एक इस तरह से, दोनों के बीच में डिफरेंस बराबर है कि नहीं है? समझ में आ गया? तो मतलब जो है डिफरेंस, दोनों का डिफरेंस क्या है, बराबर है, ठीक है। लेकिन अब बताओ पानी तेजी से कहां गिरेगा? आप ध्यान देना, अगर हमने बोला स्लोप मतलब ग्रेडियंट, तो तुम बोलोगे कि एलिवेशन के बीच में जो डिफरेंस है वो तो बराबर है। समझ में आ गया? ये देखेंगे ना, ये देखेंगे ये तो बराबर है, लेकिन हम देखेंगे कि यहां पर पानी तेजी से गिरेगा। क्यों? क्योंकि यहां पर अब हम जो है देखेंगे कि स्लोप कितना है। उसका मतलब क्या होगा कि अगर प्रेशर डिफरेंस बराबर भी हुआ, और अगर हमने देखा कि दोनों आइसोबार के बीच में डिस्टेंस जो है वो घट बढ़ रहा है, तो उस हिसाब से हम देखेंगे ग्रेडियंट भी बदलेगा, ठीक है। अब वो कैसे होगा हम देखेंगे, पहले तुम उसको नोट कर लो। टू आइसोबार्स, डिस्टेंस बिटवीन द टू आइसोबार्स, ठीक है। ठीक है, नोट कर लिया। अब यहां देखें 1 एटीएम, 2 एटीएम, 3 एटीएम। हवा कहां से कहां चलेगी, हाई टू लो चलेगी, वही चलेगी परपेंडिकुलर, ठीक है। अब मुझे बताओ कि हवा तेज कहां चलेगी, यहां चलेगी कि यहां चलेगी? इस डायग्राम में कि इस डायग्राम में, दोनों में तेज कहां चलेगी? 3 2 1, 3 2 1, 3 2 1 मतलब उधर वाले की डायग्राम, भाई डायग्राम ये है तुम्हारा ए और ये है डायग्राम बी, तो हवा जो है ज्यादा तेज कहां चलेगी, है बी में चलेगी। तुम बताओ क्यों, बोलो क्यों? क्योंकि आइसोबार के बीच में डिस्टेंस कम है। देखेंगे डिफरेंस तो बराबर है, डेल पी तो बराबर है, समझ में आ गया, 1 1 है, ठीक है ना। लेकिन हम देखेंगे इसका मतलब अगर जो है डिस्टेंस कम होगा तो ग्रेडियंट बढ़ेगा, ढाल बढ़ेगा, समझ में आ गया, ठीक है ना। अब ढाल बढ़ेगा तो जो है विंड और तेजी से मूव करेगी। इसका मतलब ध्यान देना, अगर आइसोबार के बीच में डिस्टेंस कम होता रहे, हो रहा है, इसका मतलब जो है आंधी आएगी, और अगर उनके बीच में डिस्टेंस बढ़ रहा है, समझ में आ गया, अगर ये बढ़ रहा है तो उसका मतलब हवा चलेगी तो सही, लेकिन धीरे धीरे चलेगी। ये बहुत बढ़ता चला जाएगा तो हवा धीरे धीरे चलेगी। जितना पास है, इसका मतलब जो है जब साइक्लोन आता है, हवाएं बहुत वायलेंट होती हैं, तो आइसोबार में के बीच में डिस्टेंस घटता रहता है, इसका मतलब हवाएं और तेज चलेगी।
इज इट क्लियर? तो लिखेंगे इसमें, इफ द डिस्टेंस बिटवीन द आइसोबार्स, if the distance between the isobars decreases, then the velocity of wind also increases. Then the velocity of wind also increases. भाई अगर आइसोबार में डिस्टेंस कम हो रहा है तो क्या होगा? वेलोसिटी बढ़ेगी, ठीक है, एंड वाइस वर्सा। लिखेंगे, अगर समदाब रेखाओं के बीच में दूरी, अगर समदाब रेखाओं के बीच में दूरी घटती है तो पवन का वेग, तो पवन का वेग बढ़ता है, ठीक है। पवन का वेग क्या होगा? पवन का वेग बढ़ेगा, सिंपल, ठीक है, ये चीज। तो इसका मतलब स्टॉर्म जब आता है, आंधी तूफान आता है, तो क्या होगा? आइसोबार्स घट रहे हैं, तो वो डिक्रीज हो रहे हैं, ठीक है, ये ठीक, ठीक है। अब लिखेंगे इंस्ट्रूमेंट, उपकरण, एनीमोमीटर, एनीमोमीटर, इट इज यूज्ड टू मेजर द वेलोसिटी ऑफ विंड, यह पवन के वेग को नापता है। या फिर ऐसे भी होता है, तुमने देखा होगा कप होते हैं इस तरह से, ठीक है, ऐसे में तुम्हारा जो है ये करके कप होंगे इस तरह से, ठीक है, ऐसे में कप होते हैं, तो हवा चलेगी, ठीक है, हवा चलेगी तो इस तरह से ये कप, तुमने देखा होगा ट्रक के ऊपर भी लगे रहते हैं, कभी वो घूमते रहते हैं, बट वो तो ऐसे ही लगाते हैं, वो मौज मस्ती के लिए, समझा, क्योंकि जब ट्रक चलेगा तो हवा चलेगी, बट वो क्या होता है, मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट का लगाता है, ऐसे लगा देता है। अब क्या होता है, जितनी तेजी से वो घूमेंगे, ठीक है ना, तो उतना तेजी से जो है हम देखेंगे इसकी स्पीड आएगी, समझ आ गया। जैसे तुमने देखा होगा, तुम स्कूटर से आते हो ना, यहाँ पर स्कूटर कार जो भी आते होंगे, तो तुम देखोगे जितनी तेजी से पहिया चलेगा उतना तुम्हारा स्पीडोमीटर की सुई आगे बढ़ेगी, तो स्पीडोमीटर ही तो क्या होता है, एनीमोमीटर होता है। तो जितनी तेजी से पहिया घूम रहा है उतनी तेजी से जो है वो चलेगा, वही चीज है। तो यहाँ पर जो है इस तरह से घूमेंगे, इज इट क्लियर? ठीक है ना, ये चीज है, दिस इज योर एनीमोमीटर, ठीक है। अब लिखेंगे हम इसी में नेक्स्ट टॉपिक, डायरेक्शन ऑफ विंड, इसमें इसी में लिखेंगे डायरेक्शन ऑफ विंड। डायरेक्शन ऑफ विंड, अब देखिए अच्छा, डायरेक्शन ऑफ विंड के लिए सीधा मैं पहले बता रहा हूं तुम्हें, इंस्ट्रूमेंट क्या होता है। इंस्ट्रूमेंट है विंड वेन, इंस्ट्रूमेंट है विंड वेन, ठीक है। तो तुमने देखा होगा इस तरह से जो है नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, ठीक है, ये तो फिक्स रहते हैं, और ये क्या होता है, मूव करता रहता है, इज इट क्लियर। तो हवा ऐसी आ रही है तो वो क्या होगा कि वो जो है तुम्हारा इस डायरेक्शन में, नॉर्थ की दिशा में है, मेरी बात समझ आ गई, इस तरह से होगा। तो अगर हवा जो है ऐसे में आ रही है, मतलब अगर ये विंड वेन, अगर इसका ये डायरेक्शन जो है कुछ इस तरह से हो जाता है, किस तरह से आता है, कुछ इस तरह से हो जाता है, ठीक है, इस तरह से आता है, तो मतलब हवा कहां से आ रही है मुझे बताओ, साउथ से आ रही है और नॉर्थ की ओर जा रही है, मेरी बात समझ आ गई, ठीक है। उसी तरीके से तुम्हारा होगा, ठीक है, इसको नोट कर लो। ये है विंड वेन, या होता है एक वेदर कॉक, ऐसे मुर्गा होता है, मुर्गा होता है, अब मुर्गे की चोंच जहां जाएगी वो जा रही है, वो डायरेक्शन होगा, इज इट क्लियर, ठीक है ना। वेदर कॉक भी बोल देते हैं उसको, लिखेंगे इट इज आल्सो नोन एज वेदर कॉक, ठीक है, वेदर कॉक।
देखो, ठीक है, हिंदी इंग्लिश सब में एक जैसा रहेगा, हिंदी इंग्लिश एक समान। ठीक है, ईशानी समझ आ रहा है? ठीक है भाई, अब सुने, और डायरेक्शन ऑफ विंड कैसे निकालते हैं ये देखेंगे हम। देखें, विंड की डायरेक्शन निकालने के लिए सबसे पहले नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट, समझ आए? अब देखिए, नॉर्थ ईस्ट, साउथ ईस्ट। अच्छा, नोटेशन में पहले जो प्रीफिक्स होगी पहले आएगी, वो तुम्हारा नॉर्थ साउथ ही आएगा। समझ आ गया? नॉर्थ ईस्ट, मतलब इतनी बोलोगे ईस्ट नॉर्थ, ऐसे नहीं बोलोगे, नॉर्थ साउथ पहले आएगा तुम्हारा, ठीक है ना। यहां पर क्या आएगा? साउथ वेस्ट। यहां पर क्या आएगा? बिल्कुल सही, नॉर्थ वेस्ट। तुम समझ गए? इज इट क्लियर? अब सुनो, अब मान ले, ये तो है डायरेक्शन, ठीक है। अब होता क्या है कि मान लेते हैं अगर एक हवा ऐसे में आ रही है, ठीक, हवा डायरेक्शन इस तरह से है, तो हमने क्या करना है, हमने ये जो चोंच है इसकी, नोक है, इसको हमने लाना है ओरिजिन पर, ओरिजिन पे लाना है, और फिर तुम यहां ऐसे करके ड्रॉ कर दोगे। तो अब ये डायरेक्शन क्या हो गई? नॉर्थ ईस्ट। ये क्या हो गई? नॉर्थ, मतलब देखो, इसका मतलब ये कि हवा नॉर्थ ईस्ट से आ रही है और कहां जा रही है? साउथ वेस्ट की ओर जा रही है। सिंपल। तुम्हारा ध्यान कहाँ है आज? यहाँ तो नहीं तुम्हारा ध्यान, जरा पढ़ने में नहीं लागे दिल। समझ आ गया? इज इट क्लियर? पता चल गया? अच्छा, ये बताएगी मुझे लड़की वाली, ये कौन सी डायरेक्शन होगी? हाँ, साउथ ईस्ट होगी। ये वाली साउथ वेस्ट। साउथ वेस्ट से आ रही है, कहां जा रही है? नॉर्थ ईस्ट जा रही है। ये क्या होगी? ये कहां से आ रही है? नॉर्थ से आ रही है, साउथ में जा रही है। तो हमेशा हम देखेंगे कहां से आ रही है। जैसे हम बोलेंगे तुम कहां से आ रही हो, तो बोलेंगे सर मैं तो घर से आ रही हूं अपने। इसका समझ में आ गया? कहां से आ रही हो, कहां जा रही हो, तो मतलब जो इंपॉर्टेंट होगा कि तुम कहां से आ रही हो, कि सर मैं अपने घर से आ रही हूँ। ठीक है, सिंपल। अब हम बोलेंगे ईशानी कहाँ जा रही है, ईशानी बोलेगी मैं इंस्टीट्यूट से अपने घर जा रही हूँ। मेरी बात में, या वो कहीं भी जा सकती है, जैसे जैसे आपकी श्रद्धा होगा। मेरी बात में आ रही? इज इट क्लियर? अच्छा, तो ये इसको नोट कर लेंगे, ऐसे डायरेक्शन हम पता लगाते हैं, ठीक है। नॉर्थ ईस्ट, समझ में आ रहा है? ठीक है, लिख दिया हिंदी इंग्लिश ने। अब सुनेंगे, अब हम देखते हैं ये हवा कहां से आ रही है? ईस्ट से आ रही है। अब सुनिए, अगर हवा ईस्ट से आ रही है तो उसको हम बोलेंगे ईस्टर्ली। क्या बोलेंगे? ईस्टर्ली विंड। क्या बोल देंगे? ईस्टर्ली विंड। समझ में आ गया? अगर हवा यहां से आ रही है तो इसको हम बोलेंगे वेस्टर्ली, वेस्टर्ली विंड। पूर्वा पवन, पछुआ पवन। समझ में आ गया? ठीक, अब सुनो, अब हम बात जो है ईस्टर्ली और वेस्टर्ली में ही करेंगे। समझ में आया? फॉर एग्जाम्पल, अगर जो है हमारी हवा ऐसे में आ रही है, ठीक है, तो मुझे बताओ ये ईस्टर्ली की वेस्टर्ली? हवा, बात हम दो ही करेंगे, तो ये क्या हो जाएगी? ये भी हो जाएगी ईस्टर्ली, हो जाएगी। और अगर ऐसे में आ रही है तो ईस्टर्ली है ही। ऐसे में आ रही है तो ईस्टर्ली होगी, बिल्कुल सही। ऐसे में आ रही है तो बिल्कुल सही। ऐसे में आ रही है
ऐसे में तो इसका मतलब अगर ये हो गया कि जो है, ये देखो, अगर हम ऐसे में आ रही तो क्या बोल देंगे हम उसको? वेस्टर्ली विंड। ऐसे में बोलेंगे तो वेस्टर्ली। ये सारी ईस्टर्ली, नॉर्थ साउथ की तरफ ईस्ट, इस तरफ वेस्ट, तो उसको नोट कर लेंगे, ठीक है। ईस्टर्ली और वेस्टर्ली, ईस्टर्ली और वेस्टर्ली विंड, पूर्वा और पछुआ पवन है। पूर्वा और पछुआ पवनी। समझ में आ रहा है? ठीक है। पछुआ पूर्वा पवन, ठीक है। अब देखें, एक स्केल होता है, उसको बोलते हैं हम ब्यूफोर्ट विंड स्केल। ब्यूफोर्ट विंड स्केल, समझ आ गया? अब ये नहीं कि कोई स्केल होगा, मतलब कोई प्लास्टिक का स्केल, इसका मतलब पैमाना कैसे नाप रहे हैं हमने, समझ आ गया? तो ब्यूफोर्ट विंड बेसिकली ब्रिटेन में थे एडमिरल ब्यूफोर्ट, नेवी के थे, एडमिरल थे, तो उन्होंने एक स्केल बनाया था, ठीक है, कि हवा की रफ्तार को नापने का। और ये स्केल जो है 0 से शुरू होता है और मैक्सिमम जाता है 12 पर। तो अगर ब्यूफोर्ट स्केल पे जो है 0 है, ठीक है, तो ब्यूफोर्ट ने बताया था कि जो धुआं होगा, स्मोक होगा, इट विल राइजेस वर्टिकली, मतलब हवा चल नहीं रही है, विंड नहीं है, तो स्मोक राइजेस वर्टिकली। तो उसने लिखा इफ द स्मोक राइजेस वर्टिकली, तो इस स्केल पे 0। समझ में आ गया? 1, तो मतलब हल्की हल्की पत्तियां ऐसे से हो रही है, समझ में आ गया? हल्के तो उसमें पत्तियां आ रही, ठीक है ना, तो ये चीज 1। तो बोला 2, अगर तुम्हारी कई सारी पत्तियों में ऐसे डंडी जो है इस तरह से करके हो रही है, तो बोला कि 3। ऐसे करते करते जो हम देखेंगे पहुंचेंगे 12 पे। 12 पे मतलब होता है हरिकेन आ रखा है, मेरी भाषा में आकर हरिकेन मतलब तबाही ला रहा है, तो ये चीज। तो ब्यूफोर्ट विंड स्केल क्या नापता है? वो विंड की वेलोसिटी नापता है, लेकिन ध्यान देना यहाँ पर जो है जो वेलोसिटी है वो मीटर पर आवर इस तरह से या सेकंड्स में नहीं होगा। उसमें क्या था, ब्यूफोर्ट ने कहा कि भैया 0 है तो स्मोक राइजेस वर्टिकली, उसका अपना स्केल था। ये 1800 की बात है, मेरी बात समझ आ गई? तो यह सिंपल सी बात है कि ब्यूफोर्ट विंड स्केल क्या नापेगा कि कितनी रफ्तार में हवा है। मेरी बात समझ आ गई? तो लिखेंगे ब्यूफोर्ट विंड स्केल, लिखेंगे ब्यूफोर्ट विंड स्केल was designed by Admiral Beaufort was designed by Admiral Beaufort for estimating wind speed, for estimating wind speed। लिखेंगे the scale starts from the reading the scale starts from the reading 0 and ends in reading 12। देखिए, if the value of the reading increases, if the value of the reading increases, then the
speed of the wind increases, then the speed of the wind increases. Then the speed of the wind increases. देखिए in this scale the least value is 0, which indicates that the air is still. Air is still. Whereas the scale 12 represents a violent storm such as in hurricane, such as in hurricane. देखिए ब्यूफोर्ट पवन पैमाना एडमिरल ब्यूफोर्ट द्वारा लिखेंगे पवन का वेग, ब्यूफोर्ट विंड पैमाना एडमिरल ब्यूफोर्ट द्वारा पवन का वेग नापने के लिए बनाया गया था। पवन का वेग नापने के लिए बनाया गया था। यह पैमाना 0 से 12 तक होता है। जिसमें 0 स्थिर हवा का संकेतक होता है और 12 लिखेंगे हरिकेन के आने का सूचक है। कुछ समझ आ गया? नाउ नेक्स्ट, ठीक। सो ये तुम्हारा हुआ विंड की स्पीड कैसी नापी, एनीमोमीटर से। विंड की डायरेक्शन, विंड वेन, ये वेदरकॉक से नापा। अब हम लिखेंगे नेक्स्ट फैक्टर था, 6th फैक्टर जो होगा, है ना। लिखेंगे सनशाइन। ठीक है, सनशाइन को हिंदी में क्या बोलेंगे? सनशाइन को क्या बोलेंगे? हाँ, सूर्य प्रकाश, ठीक है ना, सनशाइन। अब तो पता ही है, तुमने लैटिट्यूड लैटिट्यूड पढ़े, ठीक है ना। तो ऑब्वियस सी बात है, हम देखेंगे कि अगर हम पोल्स की ओर जाएंगे तो क्या है, सनरेज स्लांटिंग होती चली जाएंगी, इक्वेटर की ओर आएंगे तो सीधी होती चली जाएगी, ठीक है, सनशाइन। अब इसमें नोट कर लेंगे आइसोहेल क्या होता है, लिखेंगे it is an imaginary line which represents equal duration of sunshine, देखिए आइसोहेल मानचित्र पर खींची गई वह काल्पनिक रेखाएं हैं, रेखा कहाँ है ठीक है, रेखा नहीं आएगा, रेखाओं से रेखा याद है, ठीक है, लिखेंगे वह काल्पनिक रेखाएं हैं जो पृथ्वी पर, इसको क्या बोलेंगे हम,
इक्वल ड्यूरेशन ऑफ सनशाइन का मतलब समान 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 अंतराल में सूर्य के प्रकाश को इंगित करती है, समझा गया? ठीक है, हाँ, समान अंतराल में सूर्य के प्रकाश को इंगित करती है। इंगित का मतलब होता है टू डिपिक्ट, ठीक है ना, इंगित करती है। नेक्स्ट, क्लाउड्स। नेक्स्ट लिखेंगे फैक्टर क्लाउड्स, ठीक है, क्लाउड्स, ठीक है, हाँ, क्लाउड्स। क्लाउड्स, अब सुने, तो क्लाउड्स बेसिकली क्या है, देखें, जैसे मान लेते हैं ये अर्थ की सरफेस है, ठीक ठीक। अब तुमको पता है कि यहां पर जो है इवेपोरेशन हुआ, इवेपोरेशन हुआ, पानी है कहीं पर, तो इवेपोरेशन हुआ तो धीरे धीरे करके जो है ये वेपर्स ऊपर जाएंगे। और अच्छा, ऊपर क्या है, ऊपर जो है थोड़ा ठंडा है, तो ऊपर जाएंगे तो धीरे धीरे करके मॉइस्चर जब ऊपर जाएगा तो हवा ठंडी हो रही है, हवा ठंडी होगी और हम देखेंगे टेम्परेचर घटता रहा, और जैसे ही आ गया ड्यू पॉइंट तो क्या हो जाएगा, सैचुरेट हो जाएगा, और हम देखेंगे वहीं पर वो क्या हो जाएगा, प्रेसिपिटेट हो जाएगा, मतलब वहीं पर वो गैस से हो जाएगा लिक्विड में कन्वर्ट। क्या हो जाएगा, गैस से लिक्विड में कन्वर्ट, ठीक है। अब डिपेंड करता है कि कितना ऊपर जो वेपर गया, तो कितना टेम्परेचर है, क्या है, तुमको पता है कि टेम्परेचर घटेगा तो तुरंत ड्यू पॉइंट आएगा। तो अब मान लेते हैं कि यहां पर क्या हुआ कि टेम्परेचर घट गया, टेम्परेचर घट करके जितना भी था वो यहां तुम्हारा प्रेसिपिटेट कर गया, सॉलिड लिक्विड गैसेस लिक्विड में बदल गया, और इसी को हम बोलते हैं क्लाउड। इसको हम क्या बोल देंगे, क्लाउड। तो क्लाउड बेसिकली क्या है, इट इज अ कंडेंस्ड फॉर्म ऑफ वाटर वेपर, समझ में आ गया, वाष्प की संघनित अवस्था है, समझ में आ गया। तो बादल तुम देख रहे हो, व्हाइट रंग के बादल इस तरह से हैं, तो वो बेसिकली क्या है कि जो है इवेपोरेशन हुआ, तुम देखो गर्मी हो रही है तो इवेपोरेशन होगा, नदी नाले ये सब चीजें। अब जहां पर वो कंडेंस हो गई, लिक्विड आ गया, तो वो तुम्हारा हो जाएगा क्लाउड, समझ में आ गया। लेकिन ध्यान देना, ये इतने छोटे हैं अभी पार्टिकल लिक्विड के कि हवा की जो है रेजिस्टेंस, इसका जो ड्रैग, इसको नीचे नहीं गिरने दे रहा है। जैसे कि हम देखेंगे कि जैसे तुमने देखा होगा चिड़िया का पंख होता है, ऐसा करके वो होता नहीं होता है, उड़ता रहता है, समझ में आ गया, नीचे आना चाह रहा है वो तो, लेकिन जब फिर हवा का, तो मतलब एयर का इतना रेजिस्टेंस है कि वो नीचे नहीं आ पा रहा है। तो वो क्या है कि मतलब यहां पर ये पानी की बूंदें हैं, लेकिन अब ये इतनी छोटी हैं कि वो नीचे नहीं आ सकती। हवा जो है इसको, मतलब यहां पर जो है जो एयर है, जो एयर है ये भारी है इससे, तो हवा नीचे है तो इसके ऊपर तैर रही, तो वो नीचे नहीं आ पा रही है, और वो क्या है तुम्हारा क्लाउड है। अब होता क्या है कि देखें, इतना समझ आ रहा है पहली बात, ठीक है। अब क्या होता है कि यहां पर देखें, यहां पर होते हैं हाइग्रोस्कोपिक न्यूक्लियाई, हाइग्रोस्कोपिक न्यूक्लियस बोल देते हैं पहले न्यूक्लियस, हाइग्रोस्कोपिक न्यूक्लियस। ये न्यूक्लियस बेसिकली क्या है कि ये तुम्हारा ऐसे पार्टिकल है, ये पार्टिकल है, और ये पार्टिकल बेसिकली कहाँ से आ रहे हैं, ये तुम्हारे डस्ट पार्टिकल हो सकते हैं, सॉल्ट पार्टिकल्स हो सकते हैं, समझ आ गया, ठीक है। अब हवा में इन पार्टिकल्स पर, इन्हीं पार्टिकल्स पर वो जो पानी की छोटी सी बूंद है, वो पानी की छोटी सी बूंद तुम्हारी इनके ऊपर आके गिर जाएगी। अभी तो ये ऊपर है, मेरी बात में गई, तो ये पानी की छोटी सी बूंद तुम्हारी कहां पर आके, इनके ऊपर वो बैठ रखी है इस समय, छोटे छोटे, ठीक है, ये चीज। तो इसको हम बोलेंगे हाइग्रोस्कोपिक न्यूक्लियस। क्या बोलेंगे, हाइग्रोस्कोपिक न्यूक्लियस। इट इज दैट सब्सटेंस ऑन विच
द वेपर कंडेंसेस इन द एयर। समझ में आ गया है? वो तो बेसिकली जो है कई तरह के हम देखे पार्टिकल्स होते हैं, एरोसॉल्स भी हो सकते हैं उसमें तुम्हारे, वेरी वास्ट में तो बहुत सारी चीज़ें, सॉल्ट पार्टिकल हो सकता है, इस तरह से कई चीज़ें हो सकती है तुम्हारी, ठीक है। ये डस्ट पार्टिकल्स हो सकते हैं तुम्हारे, ठीक है। ये तो अब क्या होगा कि इनके ऊपर ये पानी की बूंदे, और हम देखेंगे ये जो आपको बादल दिख रहा है वो क्या है, हाइग्रोस्कोपिक न्यूक्लियस के ऊपर पानी की बूंद जमा हो रखी है। लेकिन ऑब्वियस सी बात है ये इतना हल्का है कि अभी एयर उसको नीचे नहीं आने दे रही। समझ आ रहा है? धीरे धीरे करके क्या हो जाएगा कि जब जो है नीचे से और वेपर आएंगे तो यहीं पर ही बैठेंगे, तो यहां पर वो बड़े बड़े होने लगेंगे, इस तरह से बैठे बड़े ही नहीं बड़े, ऐसे हो जाएंगे, और ये धीरे धीरे बड़े हो रहे हैं। अब ध्यान देना, जब ये इतने पास जाएंगे ये दोनों जो है एक मिल जाएंगे, तो हम देखेंगे अब ये इतना बड़ा पार्टिकल बन गया, और ये भी बाद में हो जाएगा। तो अब हम देखेंगे कि इतना बड़ा पार्टिकल जो है तुम्हारा, जरूर नहीं इतना बड़ा, मैं दिखा रहा हूं, समझ आ गया इस तरह से, ठीक। अब ये तब तक बनता रहेगा जब तक कि एयर का ड्रैग उसको धारण करे हुए। जैसे वो इतना भारी हो गया कि एयर का फ्रिक्शन उसको नहीं संभाल पा रहा है, वो जो है पार्टिकल्स नीचे प्रेसिपिटेट कर जाएंगे। समझ आ गया? प्रेसिपिटेट का मतलब क्या होता है, नीचे आना, उसी को हम बोलेंगे प्रेसिपिटेशन, बारिश। तो वो इतने भारी हो गए, अब हवा बोल रही मैं तुझे नहीं धारण कर सकता, और वो सीधा नीचे आ जाएगा, और उसको हम बोल देंगे रेन। क्या बोल देंगे उसको? हम बोलेंगे रेनफॉल। तो ये हो गई आपकी रेनफॉल। समझ आ गया? ठीक। तो ये तुम्हारी पानी की बूंदें इस तरह से नीचे आ रही है, इस तरह से। इज इट क्लियर? अच्छा, कभी कभार क्या होता है कि इतने ऊपर जो है हवा बहुत ठंडी है, ठीक है ना, तो हम देखते हैं यहां पर जो है ये तुम्हारा जो है आइस क्रिस्टल्स बन जाते हैं ऊपर। क्या बन जाते हैं? आइस क्रिस्टल्स बन गए टेम्परेचर। तो ध्यान देना, बादलों में पानी भी हो सकता है और आइस क्रिस्टल्स भी हो सकते हैं। तो पानी की बूंद थी, छोटी थी, लेकिन अगर टेम्परेचर बिलो फ्रीजिंग पॉइंट है तो क्या हो जाएगा, वो फ्रीज हो जाएगा। तो हम देखेंगे ऐसे करके टाइनी टाइनी से स्नो फ्लेक्स बन जाएंगे, बट अभी वो इतने हल्के हैं कि वो ऊपर ही है। अब अगर वो भारी होंगे तो नीचे आएंगे, नीचे आएंगे। अब सुनिए, अगर नीचे टेम्परेचर ज्यादा है तो वो आइस क्रिस्टल्स पिघल जाएगा और रेनफॉल बन जाएगी। या तो पानी था, नीचे आया तो पानी के रूप में नीचे आया, या अगर बर्फ थी, नीचे आया, नीचे टेम्परेचर ज्यादा है, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, वो बर्फ भी पानी बन जाएगी। तो हम बोलेंगे फिर रेनफॉल हो गई। अगर टेम्परेचर बहुत कम है, बहुत कम है, तो हम देखेंगे कि वो अगर आइस है वो नीचे इसी फॉर्म में आएगी और धीरे धीरे करके ऐसे करके वो आती रहेगी, उसको हम बोलेंगे स्नोफॉल, हिमपात। कुछ मेरी बात समझ आ रही है? तो क्लाउड्स में क्या होता है, तुम्हारे स्नो भी हो सकता है, स्नोफ्लेक्स हो सकते हैं, और टाइनी ड्रॉपलेट्स ऑफ वाटर हो सकती है। डिपेंड करेगा कि नीचे का टेम्परेचर कितना ज्यादा है। मेरी बात तुमको समझ में आ गई है? वो तो हेल स्टॉर्म बहुत अलग चीज होगी, वो हम देखेंगे। इज इट क्लियर? ठीक है, इतना समझ आ गया? तो बेसिकली क्लाउड्स क्या है, लिखेंगे दे आर द कंडेंस्ड फॉर्म ऑफ वाटर वेपर। क्लाउड्स क्या है? दे आर द कंडेंस्ड फॉर्म ऑफ वाटर वेपर। इसमें लिखेंगे इन द एयर, इन द एयर if the temperature decreases, temperature decreases, and as soon as the dew point is reached, and as soon as the dew point is reached, देखेंगे it condenses, it condenses in the air, condenses in the air, ठीक है, condenses in the air in the form of clouds, in the form of clouds। देखिए
लिखेंगे द कंडेंस्ड वाटर लिखेंगे is precipitated on hygroscopic nucleus लिखेंगे hygroscopic nucleus is that substance on which the vapor condenses समझ आ गया। लिखें in due course of time these individual hygroscopic nucleus merge to form large water droplets. Full stop. It grows in size until the drag of air cannot hold it, and as a result it precipitates to the ground in the form of rainfall. Full stop. If the temperature of the air is below freezing point, then tiny droplets of water लिखेंगे। एक मिनट, तुमने क्या लिखा? लाइन पढ़ो। हाँ बिल्कुल, below freezing point, then the tiny droplet of water freezes and it forms snowflakes. लिखेंगे these snowflakes also forms on hygroscopic nucleus. In the course of time, they also grows and precipitate to the ground in the form of snowfall, ब्रैकेट में लिखेंगे if the temperature on the ground is below freezing point, bracket close, otherwise लिखेंगे on descending the tiny ice crystal melts to form raindrops. समझ आ गया? To form raindrops. ठीक है, तो मैं तुम्हें यहाँ से कुछ लिखवाता हूँ, मैं खुद बोलता रहता हूँ, ठीक है, बात समझ में, यहाँ से कुछ लिखवा देखूंगा, अब हिंदी में बात करूंगा। लिखेंगे बादल, लिखेंगे वाष्प की संघनित अवस्था है, हवा में अगर तापमान ओसांक पर पहुंच जाता है, ड्यू पॉइंट
उसांक पर पहुंच जाता है तो वाष्प संघनित होकर हाइग्रोस्कोपिक केंद्रक में बैठ जाते हैं। देखिए, हाइग्रोस्कोपिक केंद्रक वह तत्व होते हैं जिनमें वाष्प की संघनित अवस्था बैठती है। ठीक है, देखिए, कालांतर में ये हाइग्रोस्कोपिक केंद्रक मिलकर पानी की बड़ी बूंद का निर्माण करते हैं। यह प्रक्रिया तब तक चलती रहती है जब तक हवा का घर्षण उन्हें थामे रखता है। देखेंगे, जब पानी की बूंद इतनी बड़ी हो जाती है तो हवा का घर्षण उन्हें धारण नहीं कर पाता और वह धरती पर वर्षा के रूप में देखी जाती है। ठीक है, हवा का घर्षण उन्हें थाम नहीं पाता है और वह वर्षा के रूप में वह धरती पर वर्षा के रूप में देखी जाती है। लिखें, नेक्स्ट पैराग्राफ से लिखना, नेक्स्ट लाइन से लिखो। लिखेंगे, अगर हवा का तापमान, सुनो भाई, फ्रीजिंग पॉइंट को हिंदी में क्या बोलते हैं? जमने का हिमनांक लिखेंगे। हाँ, क्या लिखा तुमने? अगर हवा का तापमान हिमनांक से नीचे आता है तो पानी की बूंद हाइग्रोस्कोपिक केंद्रक में बर्फ का रूप धारण करती है। कालांतर में यह भी बर्फ का रूप धारण करती है। हाइग्रोस्कोपिक केंद्रक में बर्फ का रूप धारण करती है। कालांतर में ये बर्फ बढ़ती जाती है और जब हवा का घर्षण इन्हें धारण नहीं कर पाता
तो यह धरती पर हिमपात के रूप में नीचे आती है, हिमपात के रूप में नीचे आती है। और सुने, ब्रैकेट में लिखो, ब्रैकेट में अगर हवा का तापमान उषांक से नीचे है, ठीक है, धरती पर अगर हवा का तापमान उषांक कह रहा मैं, हिमनांक से नीचे है, अगर धरती का तापमान धरती में हवा का तापमान हिमनांक से नीचे है, और उसे बोलो ब्रैकेट क्लोज, नीचे ब्रैकेट क्लोज, नेहा, ब्रैकेट क्लोज। और अगर तापमान हिमनांक से ऊपर होता है, हिमनांक से ऊपर होता है, तो यह वर्षा के रूप में धरती पर आती है। समझ आया? इज इट क्लियर? क्या तुमको मेरी बात समझ आई? तो ये हमारा क्लाउड्स है, ठीक है। तो इसके साथ हो गया आपका लेक्चर आज खत्म, और कल जो है हम इसके आगे कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। तुम्हें कुछ समझ आ रहा है? तुम लोगों के भेजे में बात घुसी कुछ, ठीक है। बस खत्म नहीं है बस तुम्हारा।